आज अपने इस पहले लेक्चर में थोड़ा सा ये आइडिया कलेक्ट कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। और उसके बाद मेरा मानना ये है कि फिजिक्स हमारे आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आइडियाज, उनसे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन का ही कलेक्शन जो रूल्स के फॉर्म में किया गया है वो है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक ऐसा चैप्टर पिक करूंगा जिसमें जो लॉ है वो आप खुद आपके ऑब्जर्वेशन से आपने आज तक जो ऑब्जर्व किया है नेचर को उसे आप खुद बनाएंगे और फिर अप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपने कॉपी पे ये एक लाइन देखिए जिनके ध्यान से कि फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर एंड इट्स लॉ। और इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं चैप्टर अभी एक टेकअप करता हूं जो आगे, जैसे 20 चैप्टर है ना हमारे 11th में, तो उनमें मान लो 12-13 नंबर के चैप्टर की बात करता हूँ। तो खासियत क्या है ना, फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ आइडियाज हैं जिनको हम कलेक्ट करेंगे और हर एक चैप्टर का आइडिया मोस्टली इंडिपेंडेंट भी यूज होगा और ऐसा नहीं है कि हमेशा इंडिपेंडेंट यूज होगा, उनको दूसरे चैप्टर के आइडिया के साथ मिक्स करके भी यूज किया जाएगा। तो पहला स्टेप होता है पढ़ाई करते वक्त कि जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं उनके जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं उनको देखना, उनको समझना। तो एक चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर। अब हमने आपसे क्या कहा कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो जब हीट ट्रांसफर चैप्टर हम शुरू करेंगे तो साफ सुथरे एक पेज पे, नए पेज पे ये नया नाम दीजिए। इस चैप्टर की खासियत क्या है कि इसको 9th के बच्चे, मुझे लगता है वो भी समझ सकते हैं, 10th के बच्चे भी समझ सकते हैं, तो इसका मतलब है 11th वाले तो जरूर समझ सकते हैं, ये मेरा मानना है। लेकिन ये 9th 10th के लेवल से, हम जैसे आपने 10th पढ़ा तो 10th में आपने चार्ज का ट्रांसफर देखा, इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे फिर 12th में देखेंगे फिर से चार्ज का ट्रांसफर, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन बीच में 11th में उसको आपको रीऑर्गेनाइज करने का मौका मिलेगा आइडियाज को इस टॉपिक हीट ट्रांसफर के साथ। अब मुझे ये बताइए, आप सोच करके बताइएगा कि किसी कमरे में एक ग्लास का विंडो है। किसी कमरे में ग्लास का एक विंडो है और गर्मी का मौसम तो अब आ ही रहा है। तो आप जब कमरे के भीतर जाते हो तो क्या ग्लास वाले विंडो के पास बैठना पसंद करोगे या ग्लास विंडो से थोड़ा दूर बैठना पसंद करोगे? बाहर का टेम्परेचर है मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और भीतर में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो किसके किसके पास बैठना पसंद करोगे, विंडो के बगल में या विंडो से थोड़ा दूर हटके? सर दूर है, विंडो से थोड़ा सा दूर। अच्छा, तो यहाँ क्या ये एक अंदाजा लग रहा है कि विंडो से एनर्जी, पहले तो ये मैं बता दूं कि हीट क्या है, तब हीट ट्रांसफर वर्ड समझ में आएगा। हीट, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन। ये यहाँ एक चैप्टर आ गया आपके सामने, और उस चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर, और उसमें पहले मैंने आपको बताया ये हीट, इट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन, मीन्स एनर्जी जो चल रहा होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है, उसको कहते हैं हीट। ध्यान दीजिएगा। तो कहीं पर
रुका हुआ एनर्जी होगा वो तो कहलाएगा ही नहीं हीट। तो इसलिए चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर की यदि हम बात करेंगे तो हीट ट्रांसफर यदि आप करना चाहते हैं, एनर्जी को देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते, तो हो सकता है कि ये एनर्जी सॉलिड में जाए एक जगह से दूसरी जगह, किसमें, सॉलिड में। या ये हो सकता है लिक्विड और गैस में जाए एक जगह से दूसरी जगह, या ये हो सकता है वैक्यूम में जाए एक जगह से दूसरी जगह। आप सॉलिड के लिए दूसरा एक टर्म देखो, इसके लिए बेहतर टर्म यूज करते हैं, गुड कंडक्टर, जिसमें हीट आसानी से जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये गुड कंडक्टर। और ये लिक्विड या गैस के लिए जो हम कह देते हैं, ये इसके लिए टर्म फ्लूइड भी यूज करते हैं, इन गुड कंडक्टर इन फ्लूइड, जो फ्लो कर सके, मॉलिक्यूल जिसमें फ्री है थोड़े से। और ये तो है ही इन वैक्यूम। आप मुझे ये सोच करके बताइए, और कोई ऑप्शन है जहां हीट को चलता हम देखेंगे, एनर्जी जाने का रास्ता? या तो सॉलिड में जाएगा, जैसे किचन में खाना बनाते वक्त गैस के ऊपर बर्नर जलता हुआ हो और बर्तन रखा हो लोहे का, तो आप किनारे में टच करेंगे तो हाथ जल जाएगी। तो इसका मतलब है कि वहां हीट बर्तन में नीचे से ऊपर तक चली आई लोहे में। तो ये हुआ कंडक्ट होना हीट का। और आप बर्तन के हैंडल देखते हैं, बैड कंडक्टिंग मटेरियल इंसुलेटर से बनाया जाता है, जिससे कि उसको पकड़े हैं तो वहां हीट का उतना नहीं प्रभाव हो, आप आसानी से उसे होल्ड कर सकें। रोटी बनाने के लिए जो तवा रहता है, तवा के हैंडल लकड़ी का देखते हैं बनाया गया, जिससे कि वो बैड कंडक्टर है, उसको आप यदि हाथ से होल्ड करें तो वहां नहीं आपके हाथों पर जलने का कोई प्रभाव होगा। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर या तो सॉलिड में देखेंगे, या लिक्विड गैस, या फिर वैक्यूम। तो सॉलिड में जो होगा ना, इसका नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है हीट ट्रांसफर के लिए, यहाँ इस इवेंट के लिए नाम दिया गया है कंडक्शन। सॉलिड में हीट का, एनर्जी का टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये कंडक्शन। और लिक्विड या गैस में यदि एक जगह से दूसरे जगह जाता दिखेगा, उसके लिए टर्म यूज करते हैं कन्वेक्शन। और वैक्यूम के लिए ही नहीं, ये लिक्विड गैस और सॉलिड में, तो ये रेडिएशन। तो जनरली वैक्यूम, जैसे सन रेज अर्थ तक आती है सन, तो ये सन रेज भी हुआ रेडिएशन, तो ये वैक्यूम में भी रह पा रही है। तो रेडिएशन जो वैक्यूम में, आईआईटी में ऐसा कोई पेपर आज तक नहीं बना जिसमें रेडिएशन के क्वेश्चन ना हो, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है रेडिएशन से, तो 5 स्टार इसे मैंने कह दिया। और कन्वेक्शन का जस्ट इंफॉर्मेशन जरूरी है, इस पे न्यूमेरिकल जनरली नहीं के बराबर मिलेगा, नो न्यूमेरिकल, ये सबसे बेकार, इसमें से क्वेश्चन के चांस नहीं के बराबर। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन और इसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट आगे बीटेक लेवल में ज्यादा लिया गया है, अभी के लेवल में नहीं। और कंडक्शन जो है ये पूछा तो जाता है, अकेले नहीं, किसी न किसी आइडिया के साथ मिक्स करके। तो अभी तो पहले हम समझेंगे, तो समझ में आ जाएगा, फिर किसी दूसरे आइडिया को समझेंगे, फिर उनके साथ इसे मिक्स करेंगे।
तो अभी फिलहाल मैंने कहा फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, पहला आइडिया। और मैं रैंडम एक चैप्टर ले रहा हूं जिससे आपको मैं ये बता सकूं कि लॉ किताबों में नहीं होता, लॉ आपके आसपास जो इवेंट हैं उनमें है, और उसी को ऑब्जर्व करके लॉ बनाकर किताबों में रखा गया है। तो जो किताब पढ़ते हैं ये सोचकर ना पढ़ें कि इसे मैं रटूंगा और फिर मेरे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप ऐसे फिजिक्स को पढ़िए कि ये हमारे आसपास का इवेंट है। तो किताब में दिखा तो याद नहीं करना है, हमारे आसपास के इवेंट से वो रिलेट होता है, यदि मुझे दिखेगा तो जीवन भर याद रहे। एग्जामिनेशन के प्रेशर में भी हम उस आइडिया को नहीं भूलेंगे। और केवल हमने तोते की तरह याद कर लिया और हमारा एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा, उस टाइम पे अंडर प्रेशर हम उसे भूल भी सकते हैं। और सोचो, पहला ऐसा एग्जाम होगा आईआईटी का जिसमें आप 11th में जो पढ़ेंगे आज से 12th तक, तो 2 साल बाद आपको इनके अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आंसर दे करके आपको अपना आईआईटी में एक पोजीशन बनानी है। तो 2 साल रिटेन हो ब्रेन में कम से कम, तो उस तरह से समझना है हमें चीजों को। ये नहीं कि मैंने याद कर लिया आप तोते की तरह आज और 2 दिन बाद भूल गए, और फिर 1 दिन याद किया फिर 2 दिन बाद भूल गए। अरे यार 2 साल हमें रखना है, और वो भी इस तरह से सेट करना है कि अंडर प्रेशर 2 साल बाद भी जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हों तो हमें वो चीजें याद रहे, याद आ जाए, आसानी से हम उनको अप्लाई कर सकें जहां मौका मिले। तो पहला आइडिया हमने आपको बताया कि हीट क्या है। तो हीट है एनर्जी जो चल रहा हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो। तो चैप्टर का क्या नाम रखा? हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रांसफर ही होगा जहां भी होगा। तो ट्रांसफर किस तरह होगा? या तो सॉलिड में, नहीं तो लिक्विड में, गैस में, नहीं तो वैक्यूम में। तो लिक्विड और गैस को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड वाला जो ट्रांसफर होने का तरीका होगा उसके लिए नाम दे दिया हमने कन्वेक्शन। और सॉलिड में जो एक जगह से दूसरे जगह जाते दिख रहा है, गुड कंडक्टर में जो एक जगह से दूसरे जगह जाते दिख रहा है हीट, उसके लिए नाम दे दिया हमने कंडक्शन। और वैक्यूम, ये वैक्यूम में आप जैसे अर्थ से सन तक, एटमॉस्फेयर तो हर एक जगह नहीं है। अर्थ के ग्रेविटी के कारण उसके आसपास एटमॉस्फेयर है, रास्ते में वैक्यूम भी है। सन से जब रेज आ रही है अर्थ तक, तो वैक्यूम से होके जो गुजर सके, ऐसा जो एनर्जी हीट के ट्रांसफर का तरीका होगा उसके लिए नाम देंगे रेडिएशन। सनरेज रेडिएशन है। कोई लोहे का टुकड़ा गर्म कर दो, उसको दूर हाथ रखो, तो आप जो उससे एनर्जी इमिट होता फील करते हो, जो दिख नहीं रहा है, वो भी रेडिएशन है। तो इस चैप्टर में हमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझना है। अब मैंने आपको ये कहा कि फिजिक्स नेचर में होने वाले इवेंट्स हैं। तो कंडक्शन को समझाने के लिए कंडक्शन, ट्रांजिशन मतलब क्या है? ट्रांजिशन का मतलब जो चल करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो, चलकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हो। डे टू डे के लैंग्वेज में आप क्या कहते हो? एक लोहे का टुकड़ा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक लोहे का टुकड़ा है उतना ही साइज का 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डे टू डे लाइफ में कहते हो ये 60 डिग्री वाला ज्यादा हीटेड है। तो डे टू डे लैंग्वेज में ये बोल सकते हो, लेकिन फिजिक्स में ये हीट टर्म यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये बेकार की बात है। फिजिक्स में हीट टर्म, हीट उसके लिए यूज होगा जो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जाता देखेंगे आप। जैसे
आपको मैं अभी लेकर के आता हूं ना, कंडक्शन। यहां देखिए, कंडक्शन के लिए मैं कह रहा हूं इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू गुड कंडक्टिंग material is called conduction. सोचो ना, एक ये है आयरन रॉड और एक सिरे पर मैंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड बना के रखा हुआ है टेम्परेचर, और दूसरे सिरे पर टेम्परेचर बना के रखा हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या लगता है, क्या ये आयरन रॉड जो है, क्या इसमें हीट नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ? जाएगा। यस सर, जाएगा। ये जो एनर्जी ट्रांजिशन यहाँ दिख रहा है, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, हीट। और बेहतर यदि वर्ड यूज करें तो और एक टर्म यूज कर दे रहा हूं, हीट करंट। अच्छा ये बताओ कि एनर्जी 20 डिग्री से 100 डिग्री की तरफ जा रहा होगा या 100 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ जा रहा होगा? 100 डिग्री से 20 डिग्री की तरफ। तो इसके लिए क्या मैं रूल लिखवाऊं या आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये आपको पता है? पता है ना? तो यही है फिजिक्स, कि जिसके लिए कि आप किताब के भरोसे नहीं बैठे हैं, अपने लाइफ के डे टू डे के इवेंट्स जो आज तक देखा या जो अभी तक का ऑब्जर्वेशन है आपका, उनसे आप लॉ बना सकते हैं, दैट इज फिजिक्स। उनसे किसी फिजिक्स पढ़ने वाले ने पहले लॉ बनाया, उसके नाम से उस लॉ को जाना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किताब पढ़ेंगे तभी वो लॉ पता है आपको हो सकता है कि आपके ऑब्जर्वेशन से आपको खुद पता है। तो मेरे फिजिक्स के सीखने या सिखाने का नजरिया ये है कि मैं आपको नहीं सिखा रहा, आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको केवल ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूं। और यदि ऐसा मैं कर सकूंगा तो क्या होगा कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में भी आपको ये आइडिया किताब में था ऐसे नहीं याद आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो आपने ऑब्जर्व किया हुआ है, तो भूलेंगे कैसे? तो 2 साल क्या, आप जीवन भर याद रख सकते हैं। जैसे एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, वो एक्सपीरियंस आपके पास आ गया, कभी भी उठाओ साइकिल, वो चलेगा एक बार थोड़ा सा। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो साइकिल चलाना भी क्या सीखना, वो आपके भीतर ऑलरेडी, केवल एक, जैसे यहाँ ऑब्जर्वेशन लॉ होंगे, वो लॉ आपको मैं आपके मुंह से कहलवा लूंगा कि यहाँ क्या होगा, और वही किताब में लिखा मिलेगा, उसके लिए नाम होगा कि लॉ ऑफ कंडक्शन। तो आप जब खुद ही डिराइव करोगे लॉ, तो जीवन भर आपको याद ही रहेगा, क्योंकि आपने डिराइव किया हुआ है। तो आप यहाँ जैसे इसे हीट करंट कह रहे हो, जो एनर्जी, अच्छा सोचो, एनर्जी के लिए कोई सिंबल तो यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ एक सिंबल यूज किया है Q एनर्जी के लिए, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी की यदि मैं बात करूं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करूं तो पर यूनिट टाइम, तो ये dq by dt, और इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है जूल और नीचे क्या है टाइम सेकेंड, ये SI यूनिट हो गया। तो ये जो एनर्जी जा रहा है ना, यही है इवेंट कंडक्शन।
और ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, इसी के लिए हम एक नया नाम दे रहे हैं जो किताबों में कम यूज होता है, लेकिन आप इसे यूज करेंगे तो इनका अप्लाई करना, इनके लॉ को देखना आसान हो जाएगा। हीट करंट। तो हीट करंट आपने किसे कहा कि वो जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता था, इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज जाता था चल करके, कूलाम पर सेकेंड, उसे एम्पियर कहते थे। और यहाँ ये जूल पर सेकेंड, यहाँ कौन जा रहा है? हीट, हीट करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी जो यहाँ है, यहाँ कौन सा एनर्जी? यहाँ हीट एनर्जी है। एनर्जी किस, ये इसे ही, इसी एनर्जी को जो कहते हैं वो हीट कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी कौन? यही एनर्जी कहलाता है हीट, यही एनर्जी कहलाता है हीट, क्योंकि ये चल के जा रहा है। हाँ बताइए सर, हमने रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी Q अपॉन T लिया, उससे पहले हमने सिंबल लिया ना ट्रायंगल, इसे क्या कहेंगे सर? हाँ, इसके लिए हम पढ़ लेते हैं डेल। डेल मतलब जब हम कहीं लिखते हैं डेल क्यू, तो इसका मतलब है छोटा सा अमाउंट हीट का, और जैसे लिखते हैं डेल टी, तो ये है छोटा सा टाइम इंटरवल। डेल क्यू क्या है? जैसे क्यू कहेंगे तो क्यू तो हो गया, जनरली सिंबल क्यू को यूज करते हैं टोटल हीट, और मैं एक छोटा सा टुकड़ा देख रहा हूं हीट का, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो छोटा सा एनर्जी का टुकड़ा देख रहा हूं जो एक जगह से, टोटल हीट वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यू है टोटल एनर्जी मान लो, तो मैं जब डेल क्यू कहता हूं तो इसका मतलब एनर्जी का एक पार्ट, छोटा सा टुकड़ा। डेल क्यू का क्या यूज करेंगे? ये डेल, जैसे डेल टी होता है तो इसका मीनिंग होता है टाइम इंटरवल, इंटरवल मतलब T2 माइनस T1, और डेल टी बहुत छोटा, तो बहुत छोटा होगा, तो इसके लिए ये डेल सिंबल लगाकर कहीं भी आप लिखते हैं, जैसे डेल भी, तो छोटा सा वेलोसिटी में चेंज, डेल टी छोटा सा टाइम में इंटरचेंज, डेल एक्स छोटा सा एक्स में चेंज। तो डेल को हम इसको चेंज इन क्यू भी पढ़ सकते हैं ना, चेंज इन एनर्जी एंड चेंज चेंज इन इन टाइम। क्यू पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ उससे फील नहीं बनेगा। ये डेल क्यू जो यदि आप चेंज इन क्यू कहेंगे तो उससे मजा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डेल क्यू है, इस तरह समझो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, ओके जो सर, कि स्मॉल डेल्टा टी टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से एक तरफ से गुजर दूसरे तरफ गुजरा होगा। ओके ध्यान से देखना, वो इस क्रॉस सेक्शन से भी गुजरा होगा, इस क्रॉस सेक्शन से भी गुजरा होगा, इस क्रॉस सेक्शन से भी गुजरा होगा, और गुजरते गुजरते वो वहां पहुंच गया होगा। डेल क्यू डेल्टा टी टाइम में यहाँ से गुजरा, डेल क्यू डेल्टा टी टाइम में यहाँ से गुजरा, वही डेल क्यू डेल्टा टी टाइम में यहाँ से गुजरा, वही डेल क्यू डेल्टा टी टाइम में यहाँ से गुजरा, और इस तरह से वो एक तरफ से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गया रॉड के। ओके सर। तो ये डेल क्यू के लिए अभी क्या बोलना ठीक रहेगा? तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन, सर हम उसे डी भी स्मॉल ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन। सर हम हाँ उसे उस डी भी ले हाँ सकते हैं। हाँ, ये सारे जो मीनिंग है ना, और इनमें जो डिफरेंस है, ये बहुत अच्छा आपको समझ में आने लगेगा। एक डेल सिंबल होता है, डेल वाई बाय डेल एक्स, एक सिंबल होता है डी वाई बाई डी एक्स, और एक सिंबल होता है डेल वाई बाय डेल एक्स। ये सारे सिंबल आप धीरे धीरे सीखेंगे, ये इन हर एक का एक खास मीनिंग है। ये क्लास 11th में ये फिजिक्स में सीखेंगे, और डिटेल ये क्लास 12th में मैथ में सीखेंगे, जिसे कहा जाएगा कैलकुलस।
और उनमें ये जो है ये आप बीटेक में सीखेंगे, लेकिन फिजिक्स में काम पड़ेगा तो अभी हम इसको थोड़ा सा सिखाएंगे। वो चैप्टर जब हम पढ़ेंगे वर्क पावर, उसके लास्ट में इस सिंबल का हम यूज करेंगे। तो अभी जैसे मैंने कहा ना डेल क्यू बाई डेल टी, तो डेल क्यू को क्या समझे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिशन, और डेल टी क्या हो गया, स्मॉल टाइम इंटरवल। डेल टी को क्या कह लेंगे, डेल टी को कह लेंगे स्मॉल टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल। इवन इसको डेल टी को टाइम इंटरवल भी कह करके काम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टाइम इंटरवल, क्योंकि कोई टाइम तो लेंगे ना इंटरवल, तभी तो कहेंगे ना कि इतना हीट से क्रॉस सेक्शन से किसी एरिया से लेफ्ट से राइट गया, तो कोई आप कहोगे लेफ्ट से राइट गया तो एक इंटरवल लेके ही तो बात करना पड़ेगा कि हाँ भाई 1 सेकेंड में 10 जूल हीट गया, या आधे सेकेंड में 5 जूल हीट गया। कुछ तो ऐसे कुछ इंटरवल लेके ही तो बात की जाएगी हीट के एक जगह से एक तरफ से दूसरे तरफ जाने की। और जैसे पानी का फ्लो होता पाइप में, वैसे ही हीट का फ्लो देखो रॉड में। मान लो पानी का फ्लो होता तो हम कहते कि पानी एक तरफ से 1 लीटर पर सेकेंड इंटर किया, तो दूसरे तरफ से निकल के कितना आएगा, 2 लीटर या आधा लीटर, बताओ तो। यदि कंटिन्यूअस फ्लो है तो कितना निकल के आना चाहिए दूसरी तरफ से, सर 1 लीटर। 1 लीटर पर सेकेंड। वो रास्ते में कोई बैठाने की व्यवस्था यदि नहीं है, पानी की कोई सोर्स सिंक टाइप नहीं है व्यवस्था, तो एक तरफ से जितना इंटर किया वो दूसरी तरफ उतना ही पहुंच जाएगा। और ये घटना उसी में हीट में भी होगा, जितना हीट एक तरफ से इंटर करे। मान लो ये इंटर कर रहा है 10 जूल पर सेकेंड, और यहां पहुंच भी रहा है 10 जूल पर सेकेंड। ऐसा जब होता है तो रॉड का ये जो सिचुएशन होता है, यही अपने सिलेबस में हमें पढ़ना है, और इस सिचुएशन को कहते हैं स्टेडी स्टेट। ये सिलेबस में यही स्टेट है कि जिस स्टेट में हम क्या देख रहे हैं कि रॉड हीट को पकड़ के अपने पास नहीं रख रहा। वो क्या कर रहा है, एक तरफ से ले रहा है, एक सेक्शन ने अगले सेक्शन को दिया, उसके अगले सेक्शन ने उसके अगले सेक्शन को दिया, उसके अगले सेक्शन ने उसके अगले सेक्शन को दिया, होते होते रॉड के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। सर ये जो हीट होगी वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी ना? सोचते हैं ये आप लोग मुझे बताएंगे, लेकिन पहले अभी तक तो हमने आपको केवल ये बताया है कि कंडक्शन क्या है। कंडक्शन है वो इवेंट जो हम गुड कंडक्टर में एनर्जी देख रहे हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा है और वो फ्लो कर रहा है, जैसे पानी बह रहा होता है पाइप में वैसे। और ये जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि हीट को ये पकड़ के नहीं रख रहा रॉड, केवल एक सिरे से लेकर के अगले सिरे तक पहुंचा रहा है, अपने पास नहीं रख रहा। वही हमारे सिलेबस में है, उसी को हम एनालाइज करेंगे अपने सिलेबस में क्लास 11th में, क्योंकि सारा 11th में पढ़ लेंगे तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे, बीटेक में जाके वहां भी ये टॉपिक है। तो स्टडी स्टेट जो है हमारे सिलेबस में है, जिसमें हीट एक सिरे से आएगा दूसरे सिरे तक। अब यहाँ बारी आएगी लॉ को सोचने की, यहाँ बारी आएगी लॉ क्या होगा कंडक्शन का। तो पहले ये पेज अपने कॉपी पे चाहें तो नोट कर लें, फिर मैं पेज चेंज करता हूं।
हो गया सर। पेज चेंज करूं? ओके यस सर। Yes, sir. यस सर। यहाँ आप लोग सोचिए, जो इवेंट हमने एक अब आपको सुना रहा हूं उसके बारे में, कि एक कमरे में विंडो ग्लास का था और ये ग्लास विंडो कमरे का, जिस कमरे के भीतर का टेम्परेचर कितना है, जिस कमरे के भीतर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है ग्लास विंडो। ग्लास विंडो, मेरी नोट करें हम? हाँ पहले समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। ओके तो कमरे के भीतर जब ये ग्लास विंडो है तो इसमें क्या लगता है, क्या हीट आता होगा लेफ्ट साइड से राइट साइड इस कमरे में या नहीं? यस सर। सर आता होगा। Yes, sir. आता यस सर। तो इधर से इधर जो हीट निकल के आएगा उसे हम ये हीट करंट कह सकते हैं। हीट करंट के लिए एक सिंबल यूज कर लेते हैं H, जिसको क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाई डेल टी। और कुछ बच्चों ने कहा कि सर मैं इसको डी क्यू बाई डी टी लिख लूं, तो अभी के लिए वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर अभी मैं नहीं करूंगा। अब सोचो ये जूल पर सेकेंड में हीट आएगा। अब बताओ, यहां पर है टेम्परेचर थीटा और यहां पर टेम्परेचर है थोड़ा ज्यादा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा ये स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल अमाउंट का डिफरेंस। तो मुझे ये बताइए कि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस यदि ज्यादा हो जाए तो हीट फ्लो का रेट यही रहेगा या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो ये आपने देखा टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस दोनों सिरे का डिफरेंस। हीट तो टेम्परेचर डिफरेंस के ही कारण फ्लो कर रहा है। तो लॉ हम देखना चाहते हैं किसका? एक इवेंट है और हम उस इवेंट से डिसाइड करना चाहते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। कार्य बताओगे सर, एक बार रिपीट करोगे? कौन सा पॉइंट? सर पूरा केस। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग होगा ना, मैं शेयर कर दूंगा, आप उन्हें घर पे एनालाइज कर लेना, ग्रुप में ही मैं शेयर कर दूंगा। एक पॉइंट यहाँ से आप सुनना शुरू करिए। ये मैं, आप मुझे ये बताइए, इवेंट बताइए सुन करके कि एक कमरे में आप इंटर करते हैं, उस कमरे में विंडो ग्लास पैनल एक है जिसके बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है और भीतर 30 डिग्री है। तो क्या वहां हीट आएगा या नहीं आएगा बाहर से भीतर? आएगा सर। तो आएगा तो उसका यूनिट क्या बोलूंगा मैं? जूल पर सेकेंड। जी सर। ठीक ना? तो जूल मतलब उसको एनर्जी को ना हम सिंबल दे रहे हैं डेल क्यू, छोटा सा अमाउंट हीट का, और डेल टी ये टाइम इंटरवल, ये एनर्जी जो आएगा एक तरफ से दूसरे तरफ उसे हम कहते हैं हीट। जो उस एनर्जी को कहते हैं जो ट्रांजिट करता है, जो चल करके आता है। तो ये जो है ना, ये कंडक्शन इवेंट कहलाता है। और मैं फिजिक्स को कहता हूं कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो ये तो आपका ऑब्जर्वेशन है कि यदि टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा दे, बाहर का टेम्परेचर यदि 48 डिग्री हो जाए तो क्या उतना ही हीट आएगा या ज्यादा हीट आने लगेगा? ज्यादा आएगा सर। ज्यादा आएगा सर। तो ये आप
आपने जो ऑब्जर्व किया ना, ये पहला कंडक्शन का लॉ कहलाता है हीट का। मान लो लॉ कंडक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पहला आइडिया, एक आइडिया आपके पास आ गया कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो कंडक्शन जो है हीट का वो ज्यादा होगा, हीट कंडक्ट ज्यादा होगी, एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा हीट जाएगी। ये आइडिया आपने खुद डिराइव किया, मैंने नहीं बताया, और यही किताब में लिखा हुआ है। और मैं क्या कहता हूं कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो आपको ये जस्टिफाई होते मिल गया, एक इवेंट में तो दिखा। अच्छा, अब सोचना और सोच समझ के जवाब देना कि ये जो हीट को जाते मैं देख रहा हूं वो एल लेंथ के पैनल में, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस है एल लेंथ का। मुझे बताओ जिस लेंथ में हीट गई उस यदि पैनल का ये विंडो जो है उसकी मोटाई ग्लास की मैं बढ़ा दूं, थिकनेस इंक्रीज कर दूं, तो क्या उतना ही हीट आएगा या कम हीट सर आएगा? कम हीट आनी चाहिए। कम आएगी सर। ये लॉ भी आपने मुझे बता दिया, जो दूसरा आइडिया है इस कंडक्शन के लॉ का, कि ये जो हीट फ्लो का रेट है, जिसे हीट करंट मैं कह दे रहा हूं और एच से शो कर रहा हूं, या डेल क्यू बाई डेल टी जूल पर सेकेंड में देख रहा हूं, ये एल के प्रोपोर्शनल है। जिस लेंथ में ये हीट जा रहा है ना, यदि वो मोटाई आप बढ़ा देंगे तो वो कम हीट जाएगी। तो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि मोटाई यदि बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हीट कम आ पाएगी लेफ्ट साइड से राइट साइड उतने ही टाइम में। पर यूनिट टाइम जो हीट के आने का, पर यूनिट टाइम जो हीट के कंडक्ट होने का जो रेट देख रहे हैं वो कम हो जाएगी, मोटाई बढ़ा दें प्लेट का। तो ये मोटाई वो एल लेंथ लेते हैं जिस लेंथ में हीट गई है, वो वाली लेंथ। और अगर सर लेंथ कम करेंगे तो फिर तो ज्यादा आप होगा। बताइए क्या होना चाहिए? यदि तो फिर पतला सर कर ज्यादा दें, ज्यादा होगा सर। हाँ, इसीलिए ये प्रपोर्शन का साइन, ये अल्फा जैसा ये जो लिखा देख रहे हैं इसे प्रपोर्शन का साइन पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल टू। ये पॉइंट समझ नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए, आप एक कमरे में जा रहे हैं जिसका एक पूरा का पूरा विंडो जो है कांच का है, बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर है और भीतर 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप कहाँ पे बैठोगे? या 30 डिग्री टेम्परेचर है, क्या ग्लास के विंडो के पास जाके बैठोगे तो ये फील कर रहे होगे कि बाहर से भीतर हीट आ रही है? यस सर। तो अब मोटाई बढ़ा दो, ग्लास का एक और पैनल साथ में चिपका दो जाके, तो क्या उतनी ही हीट आएगी मोटाई बढ़ा दोगे तो, या कम हीट आएगी? कम। कम आएगी। तो प्रैक्टिकली सोचो ना यार, मैंने क्या कहा, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो इस भरोसे ना रहे कि मुझे कोई तीसरा आदमी आकर के फिजिक्स का लॉ बताएगा। अरे भाई, आप किसी न्यूटन से कम थोड़े ना हैं, आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने डे टू डे के इवेंट को, आपके अपने एक्सपीरियंस से भी आप वहीं पहुंचोगे जहां कोई बड़ा फिजिसिस्ट पहुंचा है। और यदि आपने अपने ऑब्जर्वेशन से लॉ को देखा तो जीवन में कभी उसे भूलेंगे नहीं। मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं, और मैं वही देखना चाहता हूं कि आप लॉ के बारे में सोचिए। तो पहला पॉइंट क्या ये समझ में आया कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट आएगी? यस सर। और दूसरा पॉइंट Yes. कि यदि मोटाई मैं बढ़ा दूं, थिकनेस बढ़ा दूं, प्लेट ग्लास वाला विंडो का ग्लास मोटा लगा दूं तो कम हीट आएगी। हाँ जी यस सर। सर। तो इनवर्सली Yes, प्रोपोर्शनल भी समझ में आ गया। और अब ध्यान से समझना, मुझे ये बताओ, विंडो यदि बड़ा ले लूं, बड़े एरिया का विंडो ले लूं, एरिया बड़ा कर दूं, तो बड़े एरिया का विंडो रहेगा तो ज्यादा हीट पर यूनिट टाइम आते मिलेगा या कम हीट रूम में आते मिलेगा? ज्यादा आएगी ज्यादा सर। ज्यादा आएगी सर। आएगी सर ज्यादा। कंप्लीट हो गया। आपने ये आइडिया भी हमें बता दिया कि ये जो एनर्जी आने का रेट है ये प्रोपोर्शनल है उस एरिया के जिसके परपेंडिकुलर हीट जा रही है, एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर जिसके हीट जा रही है। अब हम इन तीनों को यदि एक साथ लिखना चाहेंगे तो एक साथ ये लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट क्या लिखा जाएगा? तो एक साथ जो ये लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट लिखा जाएगा, वो ये लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो हम कह रहे हैं वो एक साथ ऐसे लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट डेल क्यू बाई डेल टी, ये प्रोपोर्शनल किसके दिखने लगा? डेल्टा थीटा ए बाई एल के।
और पूरे फिजिक्स में जब भी कभी प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कहीं भी, और इस कांस्टेंट के लिए मान लो के सिंबल दे दिया, ए डेल्टा थीटा बाई एल। और ये जो फाइनल डब्बा आप देख रहे हैं यही है लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के है, वेयर proportionality constant K is called thermal conductivity of material। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक ये के का वैल्यू फिक्स रहेगा। ये ग्लास का प्लेट के लिए के का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होगा। तो हम लोग फाइनली जिस जगह पहुंचे हैं ना, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। इसी का नाम है लॉ ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। तो इसे अब नोट करो आप, और इसको आराम से इन्हीं आइडिया को हम एनालाइज करेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट, चूंकि लॉ कह रहा हूं मैं तो ऑब्वियस है कि इसके एप्लीकेशन हजारों होंगे। और ये मैंने डिफिनीशन दिया शुरू में कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो हमने नेचर को ही ऑब्जर्व करके कि ये थिकनेस बढ़ा दिया तो हीट कम आएगी, थिकनेस कम कर दूं तो हीट ज्यादा आएगी, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ा दूं तो हीट ज्यादा आएगी। टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा को कह रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस, और ए वो सरफेस एरिया जिसके परपेंडिकुलर हीट आ रही है। बड़ा विंडो लगा देंगे तो ज्यादा हीट आएगी। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आता है एच या डेल क्यू बाई डेल टी, या रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, ये क्या हो गया, हीट करंट किसके बराबर, के ए डेल्टा थीटा बाई एल, के ए डेल्टा थीटा बाई एल। ये है एक तरफ से। हाँ ये क्या लिखा है सर, कॉल थर्मल कंडक्टिविटी के नीचे ऑफ मटेरियल। ओके सर। जिस मटेरियल में हीट जाता देख रहे हैं उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है के। मटेरियल बदलेगा तो ये कांस्टेंट के बदलेगा। ओके सर। सर थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मटेरियल का प्रॉपर्टी, हाँ यही जी। ना? हाँ। अच्छा कंडक्टर होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, बेकार कंडक्टर होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। ये फील आ रहा है? उसी तरह हीट के फ्लो का जो प्रॉपर्टी है वो हुआ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, थर्मल जैसे कहते हो ना थर्मामीटर, थर्मस, ये थर्मल वर्ड जहां आया मतलब टेम्परेचर। ठीक है सर। तो हीट आसानी से जाएगा, कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। हीट धीरे धीरे जाएगा तो कंडक्टिविटी कम होगी। और चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यहाँ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी से अलग ये एक टर्म है, इसीलिए पीछे टर्म अटैच किया है थर्मल। तो थर्मल कंडक्टिविटी कहेंगे तो आपको दिमाग में ये रखना है कि ये हीट के मतलब टेम्परेचर के कारण, थर्मल टेम्परेचर के कारण जो एनर्जी जा रहा है उसमें उसके कंडक्ट होने की जो कैपेबिलिटी है मटेरियल की, उससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस। ये मटेरियल बदल दोगे ना, मान लो सोचो ना तुम्हारा वुड बदला, उस कमरे के विंडो का ग्लास का प्लेट हटा के तुमने क्या किया, वहां कॉपर का प्लेट लगवा दिया कि ना मुझे रोशनी नहीं चाहिए। अच्छा बताओ तो कॉपर का प्लेट लगा देंगे तो और ज्यादा हीट आएगा या कम हीट आएगा? सर ज्यादा आनेगी ना हीट। हाँ, वहां क्या बदल गया, डेल्टा थीटा नहीं बदला, एरिया भी वही है विंडो का, थिकनेस भी उतना ही तुमने ग्लास का जितना था करके, हाँ मटेरियल बदल गई। तो मटेरियल बदल गई तो क्या बदल गया, के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। और क्या उम्मीद करते हो
कंडक्टिंग कैपेबिलिटी, जो जिसके इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी ना, जनरली उसके थर्मल कंडक्टिविटी कैपेबिलिटी भी ज्यादा होती है। जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, वो गुड कंडक्टर है हीट का। सोच के देखो ना, लोहे को गैस पे रखते हो तो वो उसमें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुंचता है, और लोहे को यदि स्विच वायर में जोड़ोगे तो तुरंत करंट भी उसमें पहुंचेगा। उससे भी बेहतर कॉपर होगा, इसीलिए कॉपर के बर्तन थोड़े और महंगे मिलेंगे, तो उसमें और ज्यादा हीट कंडक्ट हो पाता है। अच्छा, फिलहाल मैंने ये देखा कि एक लॉ, तो फिजिक्स का मैंने शुरुआत की। सानिया आप देखें पहले पेज से एक बार, कि फिजिक्स में हमने आपको बताया फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। चैप्टर का मैंने नाम जो देख आज लिया था वैसे, बहुत मेरा बढ़िया, वो रह गया था बीच में, बस वही चीज रह गई थी। ठीक, अब क्लियर है ना? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। ठीक, तो हम लोग यहाँ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। लॉ हमें मिल गया, और लॉ हमें मिल गया तो इससे ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना शुरू करो कि फिजिक्स ऐसा नहीं कि हम किताब में रटेंगे। फिजिक्स है कि हम अपने आसपास बचपन से आज तक जो इवेंट्स देखे हैं उन पे भी रिलाई करेंगे, वो भी हमें गाइड करेगा, वो भी हमें लॉ तक ले जाएगा। सोचो ना, रिवर स्विमर प्रॉब्लम होता है फिजिक्स में कहीं, तो रिवर बोट प्रॉब्लम होता है। तो सोचो, एच.सी. वर्मा का मैं किताब बनाऊंगा, फिर मुझे बोट के बारे में ये पता चलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में ले जाऊं, बोट पानी में नदी के दूसरी तरफ कहाँ पहुंचेगी। अरे वो मछुआरे के बारे में सोचो यार, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसको एच.सी. वर्मा की किताब से कोई लेना देना नहीं, वो एच.सी. वर्मा से भी बेहतर वहां नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ सही जगह पे पहुंचा लेता है। इसका मतलब उसको लॉ से नहीं मतलब है, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो लॉ के बारे में वो सारी बातें बिना किताब पढ़े जानता है। तो हम अपना जो एक कहते हैं ना कि नेचुरल इंस्टिंक्ट, बेसिक इंस्टिंक्ट, की मतलब कुछ इवेंट्स को देखने का अपना जो एक नजरिया है, उस पर भरोसा करें, उस पर रिलाई करें, उनको एडॉप्ट करें अपने हेल्प के लिए फिजिक्स में, तो हमारे बड़े काम आने हैं। हमें बहुत से ऐसे आइडिया जो लोग रट रट के परेशान होते हैं, बिना रटे दिखने लगेगा, और फिर हमारे जो क्वेश्चन होंगे बाकी दुनिया से बेहतर बनेंगे, कम टाइम में बनेंगे, सही बनेंगे। अब आपको यदि ये हीट के फ्लो का रेट कोई पूछे, तो ये फॉर्मूला सीधे अप्लाई कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि हीट फ्लो का रेट क्या है। देखिए, न्यूमेरिकली देखिए, मुझे ये बताइए, एक रॉड जो है, ये आयरन रॉड फिर से मैं कहता हूं, और यहां पे मैं कह देता हूं एक कॉपर रॉड, तो दोनों के अलग अलग हो जाएंगे। मान लेते हैं कि ये एक का के दिया गया है और एक का 2k दिया गया है। अब भले ही ये डबल नहीं होता हो, तो आयरन और कॉपर के बदले में ये कह देता हूं अदर मटेरियल रॉड, और दोनों के बारे में मैं बात करता हूं। ये लेंथ है मान लो 2l या 3l,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का एक जैसा। इस तरफ टेम्परेचर मैंने रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन्ड करके, और यहां पर टेम्परेचर रखा हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट किधर से किधर जा रही होगी, सोचना और जवाब देना, मुझे बताना। सर 100 to 20, 100 to 20। ठीक। अच्छा ये सोचो कि यहाँ जंक्शन दिख रहा है एक, तो इस Yes, जंक्शन का भी कोई टेम्परेचर होगा। तो ये थीटा कितना होगा जंक्शन का टेम्परेचर, ये हम जानना चाहते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो दोनों रॉड आपको दिखेंगे ना, इसे आप कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। और सीरीज क्यों या कब कब कहेंगे सीरीज, व्हेन सेम हीट करंट इज फ्लोइंग थ्रू देम। अभी ये मैं नहीं बताता तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन ये एक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया, एक कंसेप्ट आपको बताया कि वर्ड यदि कभी सीरीज आएगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, कि जो हीट यहां आप गुजरता देख रहे हैं वही हीट इस रॉड से भी गुजरेगा और वो लेफ्ट साइड से होते हुए राइट साइड तक पहुंच जाएगा। जैसे पानी का फ्लो होता, दो अलग अलग तरह के पाइप जुड़े होते, एक रबर वाला पाइप और एक प्लास्टिक वाला, एक आयरन वाला पाइप, और एक तरफ से मान लो 1 लीटर पानी इंटर करता, तो दूसरे तरफ 1 सेकंड में निकल करके कितना बाहर आना चाहिए, 1 लीटर पर सेकंड। रास्ते में बैठने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो यदि मैं बात करता हूं कि एक ही हीट का जाना, तो यहाँ यदि मैं H1 कहूंगा और यहाँ यदि मैं H2 कहूंगा, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, अलग अलग या एक जैसा? एक एक जैसे एक जैसा। और फ्लो का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, कि ध्यान से देखना, एरिया ए टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस थीटा बाय लेंथ कितना है 3L। ये तो मैंने H1 लिख लिया। सर, हाँ, सर ये जो अदर मटेरियल रॉड है उसकी लेंथ क्या होगी? अगली वाले की लेंथ L मान लो दिया हुआ है, वो कुछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो L दिया हुआ है। अब ये सोच करके बताओ कि अगले वाले के लिए क्या लिखूं, H2। आराम से स्टेप वाइज बताना। एक तो K के बदले 2K, एरिया तो यही लिया, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखूं इस 2K वाले L लेंथ के रॉड का? 20 माइनस थीटा। सर थीटा माइनस 20। हाँ, थीटा माइनस 20, ये अच्छा आइडिया है, और अपॉन L। और ये दोनों हीट अलग अलग लिखूं या एक जैसा? सर एक जैसा। इक्वल। अब इसमें क्या कट पिट करके रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं? देखो तो L दोनों तरफ से कट जाएगा, A दोनों तरफ से चला जाएगा, K दोनों तरफ से चला जाएगा। तो इक्वेशन यदि मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 6 थीटा माइनस 20 के, और ये 7 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 220 के। और यहां से थीटा का वैल्यू कितना निकल करके चला आया, 220/7। 7 ये 21, 1 10 7 7 3 7 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो जंक्शन का टेम्परेचर निकल करके चला आया
31.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और सोचो हर एक अलग अलग पॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट तो जाता ही नहीं है। तो ये एक जगह यदि 100 है और दूसरे कॉर्नर पे 20 है तो हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर होगा। कितना होगा तो सोचने का ये रास्ता अपनाएंगे कि हीट है, हीट फ्लो कैसे देखें। तो हीट फ्लो जितना पहले वाले टुकड़े में आया होगा हीट पर यूनिट टाइम, वही तो बहकर, वही तो फ्लो करके, वही तो चल करके दूसरे वाले टुकड़े से भी गुजरेगा। और अपने सिलेबस में है स्टेडी स्टेट, मतलब ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में हीट रॉड अपने पास पकड़ करके नहीं रखता, वो बस एक तरफ से लेता है दूसरी तरफ पहुंचा देता है। बड़ा मन करेगा तो एक वैसे भी क्वेश्चन कभी देखेंगे 11th-12th में पढ़ते पढ़ते, जब रॉड पकड़ के रखेगा अपने पास हीट। लेकिन अभी मत सोचना, अपने सिलेबस में तो यही कि जो हीट एक तरफ से जैसे पानी बहता है, एक तरफ से आई और दूसरी तरफ गई, रास्ते में बैठ मत गई। तो पाइप में ये जो कंटिन्यूटी वाला फ्लो है, वैसे ही यहाँ कंटिन्यूअस हीट फ्लो। और जब गुड कंडक्टर में हम ये फ्लो होता देखेंगे तो अलग अलग सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग होगा ही। जिन लोगों के ये समझ में आया है वो हैंड राइज करें प्लीज ना। यहाँ तक जिनके समझ में आ गया है बहुत बढ़िया। सारांश, शोभित, अभिनव, कुणाल, सक्षम, प्रियांशु, यश, कृतिन, कीर्ति, ध्रुव, बहुत बढ़िया। सर हाँ आदित्य। मेरे में ऑप्शन में हैंड रेस नहीं दिखा रहा, पर मुझे समझ आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत बढ़िया आदित्य जैन, आदित्य रे। सर मेरा भी यही सीन है, मेरे को मतलब बहुत बढ़िया, यश समझ में आ गया तो खुशी की बात। ठीक, बहुत बढ़िया सुन। ध्रुव बालक सुन रहे हो ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों को यदि लग रहा है समझ में आया तो ये खुशी की बात है, और जिनको लग रहा एकदम नहीं समझ में आया वो भी चिल्ला सकते हैं कि सर ये कौन सा चैप्टर है, ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री या मैथ्स या कोई हिस्ट्री सिविक्स आप पढ़ा रहे हो, ये बताओ। तो जिनको एकदम नहीं समझ में आया हो वो भी, चूंकि पहला लेक्चर है ना, पहला टॉपिक है, तो हम सीखना एक रास्ता देख रहे हैं कैसे सीखा जाएगा, लॉ कैसे बनेगा, फिर लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे। हमने लॉ नहीं बनाया, लॉ आप लोगों ने मिलके बनाया है, मैंने तो केवल साथ दिया आपका। अब उस लॉ को अप्लाई करने की शुरू में तो मैं तरीका बताऊंगा, बाद में खुद आप एक्सपर्ट हो जाओगे। तो कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको एकदम नहीं अब पसंद आया, नहीं अच्छा लगा, या लग रहा है कि ये तो चैप्टर पता नहीं कौन सा है, तो घबराओ मत, पूछो मुझसे, मैं फिर से समझाऊंगा। अच्छा, लगे कि समझ में आ रहा है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक काम और करके देखो, वो जो पहला एग्जाम्पल था ना, जिसमें चित्र बनाया था मैंने एक आयरन रॉड का, एक तरफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड और एक तरफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताओ कि ये पूरा रॉड है L लेंथ का आयरन रॉड। सर बार बार आयरन रॉड क्यों ले आते हो? अरे सस्ता मिलता है, यही सोच के टेंशन ना लो, कॉपर भी लगा सकते हैं। ये अब देखना, L/4 डिस्टेंस पे ये एक सेक्शन, इस सेक्शन का भी तो कुछ टेम्परेचर होगा। एक ही रॉड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक तरफ है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड दूसरी तरफ मेंटेन है। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन, इस सेक्शन का टेम्परेचर आप देख रहे हैं थीटा डिग्री सेंटीग्रेड। ये थीटा कितना होगा इस सेक्शन जो कि L/4 डिस्टेंस पे है? कितना डिस्टेंस है ये? L/4 तो इसका हमें टेम्परेचर पता करना है। अब देखिए इससे कैसे बनाते हैं।
क्वेश्चन यदि समझ में आ गया हो तो बताइए यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? 3L 3L/4 बहुत बढ़िया। और एरिया में कोई अंतर? नो सर, 60 डिग्री आएगा क्या? मटेरियल में कोई अंतर? मटेरियल भी No, सेम sir. है। हाँ। अब यदि मैं कहता हूं तो इन दोनों से आपको क्या लगता है, एक ही हीट गुजरना चाहिए या अलग अलग हीट गुजरना चाहिए? एक ही सर। क्योंकि ये सीरीज में है, जैसे पानी बह करके जाती एक तरफ से दूसरी तरफ पाइप में, वैसे ही हीट गई एक तरफ से दूसरी तरफ। तो जितना पहले सेक्शन से फ्लो का रेट होगा उतना ही अगले सेक्शन में भी फ्लो का रेट होगा। H1 इक्वल्स टू H2। सॉल्व करते वक्त ये कहानी यहां से शुरू करते हैं। और H1 के लिए फॉर्मूला देखिए, एक तो आया K एरिया A, और टेम्परेचर डिफरेंस कैसे लिखे हैं? 100 माइनस थीटा। परफेक्ट। सर अपॉन 85 डिग्री आ रहा है। हाँ बोलिए। सर 85 डिग्री आ रहा है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं भी सॉल्व करता हूँ, वेट करिए। ये अगले टुकड़े के लिए बताइए। के एरिया ए और टेम्परेचर डिफरेंस क्या लिखूं? थीटा -20 थीटा -20 बाई 3L/4। अब यहाँ देखिए कैंसिल कौन कौन हो गया। ये तो L गया, 4 भी गया, 1 गया, K गया। तो सर K और A आपने खुद क्यों मान लिया? अरे यार एक ही मटेरियल है तो एक ही जैसा रहेगा, और वह जाने ही वाला था। सर 80 डिग्री देखते हैं, 2 ऑप्शन आ गए, 85 80, चेक करते हैं। अब Sir, क्रॉस it- मल्टीप्लिकेशन, 300 माइनस 3 थीटा इक्वल्स टू थीटा -20। आगे सर देखिए, 80 डिग्री 320 इक्वल्स टू 80 4 थीटा, 4 थीटा इक्वल्स टू 320, थीटा इक्वल्स टू 320/4, थीटा इक्वल्स टू 80 डिग्री। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चों का सही आया। किन लोगों का सही आ गया हैंड राइज कर लें। जिन लोगों का 80 डिग्री आ गया था, सारांश, कीर्तन, शुभ्रांशु, बताया ना कि आदित्य, वो प्लेटफॉर्म पे सभी। हैंड रेस का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, कोई नहीं, बहुत बढ़िया बन गया तो बहुत खुशी की बात। आदित्य, ध्रुव, हर्ष, कीर्ति। तो मैं मान के चलूं ना कि ये आइडिया कोई बहुत मुश्किल नहीं है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस आइडिया को, ये है छोटा सा आइडिया, लेकिन इस पे H.C. वर्मा किताब एक है ना फिजिक्स की, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसका बुक 2 जो है, जो कि 12th के टॉपिक ज्यादा है उसमें, और 11th के थोड़े से ही टॉपिक है, लेकिन ये बुक 2 में टॉपिक आता है हीट ट्रांसफर। और सोचो उसमें 60 क्वेश्चन दिया है हीट ट्रांसफर के, उसमें से 35 क्वेश्चन इस आइडिया पे बेस्ड मिलेगा मुझे। तो इसका मतलब है कि टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ देखो ऐसा था जो आपने डिराइव कर लिया। तो हम अपना कॉन्फिडेंस इनहेंस करें कि हम कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो उनके आइडिया ऐसा ही है जो हमने लाइफ में कहीं न कहीं देखे हैं, और उन पे रिलाई करेंगे, फिर धीरे धीरे उन आइडिया को मजबूत करेंगे, और फिर अलग अलग कंसेप्ट के साथ उन्हें मिक्सअप करेंगे। अभी तो केवल अकेले उस कंसेप्ट को सीख रहे हैं, और पहले उसी पे फोकस करेंगे। तो ये कहानी कंटिन्यू रहेगा। आप लोग एक थ्योरी का कॉपी बनाइएगा जिसमें ऐसे थ्योरी लिखेंगे, एक कॉपी बनाइएगा जिसमें H.C. वर्मा के क्वेश्चंस जो होंगे जब सॉल्व करिएगा तो उसके सॉल्यूशन लिखेंगे, एक कॉपी बनाइएगा जिसमें अलग से मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम कहता हूं, लेकिन अभी मैं डेली वो मेंटेन करूं या नहीं, धीरे धीरे वो उस पे आऊंगा, तो उसके लिए अलग से एक कॉपी रहेगी। और ये अलग अलग कॉपी क्यों बनानी है? क्योंकि 2 साल हम पढ़ेंगे चीजों को, और 2 साल बाद हमें इनसे रिजल्ट चाहिए। तो 2 साल के बीच में कभी भी हमें देखने का मौका मिले और हम देख पाए, तो ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे तो आसानी रहेगा। तो इसीलिए एक कॉपी थ्योरी वाली हो गई जिसमें ये आज जैसे मैंने पढ़ा है, जो जो मैंने लिखे। एक कॉपी होगा जिसमें आप H.C. वर्मा का
क्वेश्चन सॉल्व करके लिखेंगे, एक में डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट का क्वेश्चन बनाएंगे, और एक कॉपी, चौथी कॉपी होगी जिसमें अपने जो जिज्ञान का बुक दिया जाएगा आपको इस टॉपिक का, उनमें जो क्वेश्चंस होंगे 100-200 उनको सॉल्व करके लिखेंगे। सर आप डरा रहे हो 100-200 क्वेश्चन कह के, नहीं यार, हम लोग एक चैप्टर में 500 से ज्यादा नहीं सवाल बनवाते, टेंशन मत लो। अरे घबराओ मत, धीरे धीरे बनाएंगे, एक दिन में कोई थोड़ी ना बनाएगा। आज का काम है कि आप केवल अपने ऊपर भरोसा डेवलप करिए कि हम कोई भी नया चैप्टर शुरू करेंगे, उनके आइडियाज डे टू डे लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करेगा, और उनको उसी से रिलेट करके याद रखना है, याद 2 साल के लिए रखना है, और फिर उनके एप्लीकेशन को सीखेंगे मेरे साथ, और फिर नए नए क्वेश्चंस में उन आइडिया को अप्लाई करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। सर Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you. हाँ Thank you, sir.